डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी और अवनीश शर्मा जी। स्वागत कर रहा हूं दोनों महानुभावों का और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बाबा जी, बिहार में तो बड़ा आनंद आ रहा है और हमारे महागठबंधन की तरफ तो आपस में जूतम पैजार चल रही है। आप निश्चित रूप से देख रहे होंगे, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये तेजस्वी को क्या हुआ, जो तेजस्वी ने अचानक जो है वो अच्छी खासी एक स्थिति में होते हुए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बिगाड़ दिया। सर, तेजस्वी के पतन की शुरुआत हुई जब उनके घर में फूट पड़ी। जब तक घर में यूनिटी थी तब तक सही चल रहा था और तेजस्वी वॉज फॉलोइंग लालू। लालू जब जेल में थे तो उन्होंने जो सबसे विश्वसनीय उनके जो सिपह सालार उनके जो थे वो जगदा बाबू थे। सारे डिसीजंस जगदा बाबू लेते थे एंड तेजस्वी एक तरह से जगदा बाबू के जो है उनके छत्र छाया में राजनीति का ककहरा सीख रहे थे। और जब तक तेजस्वी अच्छा बच्चा बन के लालू और जगदा बाबू को यस सर बोलते थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था। दिक्कत उस दिन से शुरू हुई जिस दिन सबसे पहले तेज प्रताप, मीसा और ये जो आपकी रोहिणी आचार्य, इनकी जब महत्वाकांक्षाएं जगी। और इसकी भी शुरुआत ऐसे हुई सर कि हुआ क्या था कि चूंकि तेज प्रताप बड़े थे इसलिए बिहार की राजनीति में आरजेडी में तेज प्रताप की लॉन्चिंग तेजस्वी से पहले हो गई थी। तो राम कृपाल जो ये यादव हैं, ये असली इनके शिष्य हुआ करते थे लालू जी के। ही वॉज वेरी क्लोज टू लालू। तो उसने जब देखा कि यार ये तो तेज प्रताप की लॉन्चिंग हो गई और तेजस्वी की नहीं हुई, और तेजस्वी का बहुत खास फ्रेंड था रामकृपाल का लड़का, तो रामकृपाल यादव ने तेजस्वी की पॉलिटिकल लॉन्चिंग प्लान की पटना में और अपने बेटे को तेजस्वी से एकदम सटा दिया। और उस लॉन्चिंग में रामकृपाल और रामकृपाल के बेटे का बहुत बड़ा रोल था। तो रामकृपाल के बेटे का चेला था ये संजय यादव, और ये गुड़गांव के एक वो कॉल सेंटर में 10-12 हजार की 15 हजार की नौकरी करता था। तो रामकृपाल का बेटा संजय यादव को लेके पटना आया था और इन्होंने एक टीम बनाई। बाद में इस संजय यादव ने टेक ओवर कर लिया और रामकृपाल यादव फिर वो राजद से हटके फिर बीजेपी में गए और वो सब कुछ हुआ। और तब से ये जो संजय यादव था ना, ये ही वॉज वर्किंग वेरी क्लोजली विद तेजस्वी। फिर जब लालू कमजोर हुए और इनका
तेजस्वी का वर्चस्व राजद में बढ़ा, और जब घर में बगावत हुई, और जब ये आपका तेजू भैया और मीसा एंड दिस रोहिणी और ये सब लोग जब लालू ने इनका फेवर करना शुरू किया, इन तीनों का फैमिली में, तब संजय यादव और तेजस्वी ने मिलकर लालू को साइडलाइन करना शुरू किया। ठीक वही गलती जो अखिलेश ने यूपी में दोहराई थी, कि सबसे पहले शिवपाल को साइडलाइन करना शुरू किया और अंत में आते आते माइक छीन लिया मुलायम से। पर जब वहां हुआ ना, तो जब लालू ने कह दिया ठीक है भैया, अब तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, हम जब तुम इतने बड़े हो गए हो, हमसे बड़े हो गए हो, तो संभाल लो अब। सर वहां से रायता फैल गया, और संजय यादव इज सिंपली अ पावर ब्रोकर, और उसने हर चीज का दाम लगाना शुरू कर दिया। आज की तारीख में राजद का एक एक टिकट बेचा गया है, नॉट इवन अ सिंगल टिकट मेरिट के बल पे नहीं मिला है, और संजय यादव ने बेचा है। आज पूरी तरह संजय यादव ने तेजस्वी को जनता से कट ऑफ कर दिया है, लालू से कट ऑफ कर दिया, तेजू यादव से कट ऑफ कर दिया, रोहिणी और मीसा से कट ऑफ कर दिया, लालू राबड़ी दोनों से कर दिया, अकेले हैं। तो सर अकेला आदमी अभी इतने परिपक्व तो है नहीं। और जो सबसे बड़ी गलती की ना सर, सॉरी मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, जो सबसे बड़ी गलती की थी कि ये जो वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी ने जो कमान राहुल के हाथ में दे दी, वो राहुल की रणनीति को समझ नहीं पाए कि राहुल ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो तेजस्वी को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। राहुल का एकमात्र एजेंडा है कि किसी भी तरह तेजस्वी को खत्म किया जाए। वो उस पर अवनीश भाई बहुत अच्छा इनका जो है स्टडी है कि कैसे राहुल ने जो है तेजस्वी को फिनिश किया, और वो देखिए ना मात्र 3 महीने में रिजल्ट आ गया। आज की तारीख में पूरा का पूरा महागठबंधन छिन्न भिन्न हो चुका है। वो हम महाभारत में पढ़ते थे ना कि जब धनुष की टंकार सुनाई दी गांडीव की तो सेनाएं छिन्न भिन्न हो जाती थी। वो सेना छिन्न भिन्न हो चुकी है सर। अब आगे अवनीश जी बताएंगे। जी अवनीश जी, छिन्न भिन्न हो गया है क्या महागठबंधन? जी सर, बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन सर ये कहानी 2-4 महीने 6 महीने की नहीं है, और ये कहानी 2014 के बाद की भी नहीं है जब कांग्रेस विपक्ष में आई। ये कहानी सर बहुत पुरानी है, और उसके केवल मैं डॉट्स रख रहा हूं सामने कि किस तरीके से ये ऑपरेशन लालू से शुरू हुआ था, और मैं फैक्ट रख रहा हूं। उन फैक्ट को अगर सारे लोग जोड़ेंगे तो आज की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सर राहुल गांधी ने वो जो बिल था जिसका सांकेतिक एक पन्ना फाड़ा था, ये वही काल था ना जब 2004 से 2009 वाली गवर्नमेंट में लालू कांग्रेस वाली जो यूपीए 1 थी उसमें रेल मंत्री थे, चारा घोटाले में गिरफ्तार हो चुके थे, कन्विक्टेड थे, राबड़ी को मुख्यमंत्री बना चुके थे, यानी अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना चुके थे जेल जाने से पहले। उसके बाद केस चल रहा था, लेकिन 2004 से 9 का वो बीच का समय था जब अब इसमें फैसले आने वाले थे। 5 मुकदमे चारा घोटाले वाले। मनमोहन सिंह सरकार ने लालू को सेव करने के लिए, बचाने के लिए बिल ले आए। राहुल गांधी जो कि केवल एक सांसद थे, और चूंकि कांग्रेस मालिक परिवार के बच्चे थे, तो सेठ का बच्चा सबका मालिक होता है, और मनमोहन सिंह का वो ड्राफ्ट जो था कैबिनेट ने जो पास किया था उसको फाड़ दिया। फिर रिवाइज हुआ वो, और रिवाइज होने के बाद क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव, उसी की वजह से उनका पॉलिटिकल कैरियर का अंत हो गया। ये अलग बात है कि विधि का विधान या प्रारब्ध कह लीजिए, राहुल गांधी की भी सांसदी उसी की वजह से गई, उसी प्रोविजन की वजह से गई। ये यात्रा वहां से शुरू होती है, और उसकी वजह क्या है मैं ये भी बताऊंगा। सोनिया, कांग्रेस, राहुल ये क्यों चाहते थे? बहुत सारे लोगों को अटपटा लगेगा, अरे साहब महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस और लालू का बड़ा अच्छा संबंध चल रहा, सोनिया और बड़ा अच्छा संबंध चल रहा, साहब यूपीए 1 में वो सरकार में भी रहे। लेकिन नहीं, सोनिया का और राहुल का पेट इतने से ही नहीं भरा, क्योंकि लालू के माथे पे चाराचोर लिखा जा चुका था। लेकिन अकेले लालू, उनकी पत्नी एक्स चीफ मिनिस्टर थी,
यानी पोटेंशियल देखा कांग्रेस ने कि ये व्यक्ति अपनी पत्नी को, जो कि अनपढ़ हैं, जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनको भी मुख्यमंत्री बना सकता है और बड़े आराम से सरकार रिमोट से चला सकता है, जेल के भीतर से चला सकता है। ये स्मार्टनेस लालू की, वो सोनिया कांग्रेस को और राहुल को ये पता थी। वहां से अब ये हुआ कि साहब आगे अगर ये पत्नी को बना सकता है, तो आप याद कीजिए कि तेजस्वी से भी और तेज प्रताप से भी पहले लालू के परिवार में मीसा भारती एक्टिव लड़की दिखाई देती थी, सक्रिय लड़की दिखाई देती थी, उम्र में भी बड़ी है, सबसे पहली औलाद। लेकिन चूंकि पितृसत्तात्मक हमारे यहाँ समाज है, पॉलिटिकल समाज भी उसी से अछूता नहीं है, तो अगला क्या था कि राबड़ी देवी और मीसा भारती को टारगेट करो। और उसी 2004 से 2009 के दौरान लैंड फॉर जॉब, सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे, तो रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाने वाले मनमोहन सिंह की सरकार और रिमोट से सोनिया चलाती थी। आप मुझे ये बताइए कि ये सारे भ्रष्टाचार होते रहे और बड़े आराम से इसको होने दिया गया। लालू अपने स्वभाव से बच नहीं सकते थे, करप्शन वो करते थे और उन्होंने किया। और उसके बाद लैंड फॉर जॉब का मामला आया, राबड़ी देवी के मायके की पट्टीदार औरत तक को दिल्ली में बुला के उसकी जमीन लिखवा ली गई और उसको ग्रुप डी की नौकरियां दी गई। ये सब कुछ बड़े आराम से यूपीए 1 की सरकार में चलता रहा। और उसके बाद जरा दर्शक ये सोचें कि भ्रष्टाचार भी कांग्रेस के समय हुआ और एफआईआर भी कांग्रेस के समय हुआ। और इस तरीके से लैंड फॉर जॉब में दो नए नाम लालू खानदान के और जुड़ते हैं, राबड़ी देवी और मीसा भारती। अब लालू प्रसाद यादव पहले ही चारा चोर, आज सब लोग कह रहे हैं कि साहब लैंड फॉर जॉब ओपन एंड शट केस है, इसके आगे दूसरा वाला जो है आईआरसीटीसी वो भी ओपन एंड शट केस है। लेकिन ओपन एंड शट केस, इस सारी चीज का विधान कैसे प्लान हुआ और बड़े आराम से सोनिया और राहुल के ट्रैप में धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव का खानदान, उनकी पूरी राजनीति और यहां तक कि उनकी राजनीतिक विरासत आगे फंसती चली गई। 2 मिनट का समय और लूंगा, ये लाइन क्रोनोलॉजी में पूरी कर देता हूं। अब क्या था, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती। लेकिन अभी लड़के बचे हुए थे, रोहिणी हो चाहे बाकी बच्चे हों, ये अभी छाया से बिल्कुल दूर थे। ये तो अभी निकल के आए, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होगा, इतना पता था कि 9 बच्चे हैं। तेज प्रताप कहीं किनारे थे, उनका प्रारब्ध रहा होगा, वो अलग बात है, लालू ने इस लायक नहीं समझा। आईआरसीटीसी घोटाला उसी 2004 से 2009 के बीच में बड़े आराम से होता है और फिर उसका खुलासा भी होता है। तब नरेंद्र मोदी सरकार ने तो नहीं एफआईआर कराया, एफआईआर तो उसी रीजन में हुआ। और इसको बड़े आराम से एक कंपनी खरीदती है, उसको होटल दिया जाता है, इधर जो है 3 एकड़ जमीन जिसकी उस समय कीमत 34 करोड़, आज करीब 450 से 500 करोड़। उसके बाद वो सीधे उस कंपनी लारावाल को ट्रांसफर की जाती है, जिसमें ये डायरेक्टर हैं। और अब नंबर आता है तेजस्वी का। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी, एक अकेला लड़का अगर डायरेक्टर बना दिया होता उस कंपनी में लालू प्रसाद यादव ने, तो तेज प्रताप भी आज आईआरसीटी घोटाले में शामिल होते। आप मुझे ये बताइए, ये कांग्रेस और सोनिया का ट्रैप नहीं था लालू प्रसाद यादव के लिए, तो और क्या था? उसके बाद आज से आज जोड़ लीजिए इसको, आज गठबंधन महागठबंधन का नाम दे रहे हैं। ओवैसी आना चाहते थे, राहुल गांधी ने नहीं आने दिया। ओवैसी सीमांचल में और बाकी सीटों पर और कई जगह तो वो हिंदू कैंडिडेट भी खड़ा आ जाते, तो मुस्लिम लीग से तो इनका पहले ही टाई अप है केरला में। मैं आगे बता रहा हूं सर, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। राहुल गांधी को सर किसी भारत के प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, वो बॉर्न प्राइम मिनिस्टर है, पैदाइशी प्राइम मिनिस्टर है, बन नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी नाम का हिमालय पर्वत सामने खड़ा है राजनीतिक रूप से। अब कांग्रेस और राहुल का रिवाइवल और कांग्रेस का रिवाइवल, उस प्लान पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, सोनिया काम कर रही हैं। मुसलमान वोट बैंक पूरे भारत में अगर कांग्रेस के पास वापसी करेगा तभी कांग्रेस का कोई रिवाइवल सुनिश्चित है। इतिहास बताता है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स का जब उदय हुआ, मुसलमान वोट बैंक उनके साथ गया, कांग्रेस धीरे धीरे नीचे गई। ठीक उसी समय काल में बिहार में लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक उदय हुआ और मुसलमान कांग्रेस से पीछा छुड़ा के आरजेडी के पास गया, कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गया।
आप यही वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, ममता बनर्जी ने 32 साल लेफ्ट का शासन तोड़ा, कांग्रेस से निकली और मुसलमानों को अपने साथ लिया, कांग्रेस और भद्र लोग को अपने साथ लिया और कांग्रेस वहां भी खत्म होती रही। इसके अलावा आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, शरद पवार जब कांग्रेस से निकल के बाहर गए, धीरे धीरे कांग्रेस के से मुस्लिम वोट बैंक दूर हुआ और कांग्रेस नीचे जाती रही। सवाल ये होता है सर कि सपा उत्तर प्रदेश में, आरजेडी बिहार में और बाकी पार्टियां जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, उन सब ने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक जो कि प्रोमिनेंट था, और उसके साथ एसटी एससी क्लास का वोट। इसीलिए राहुल गांधी दो चीज, लश्कर कांग्रेस खुद को घोषित कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, मुस्लिम लीग के साथ उनका समझौता तक है, जो इलेक्शन भी लड़ते हैं। वो तो मुस्लिम लीग बनाना छोड़ दीजिए, वो तो लश्कर कांग्रेस बनाने पर उतारू है, उनको कोई परवाह नहीं है। साथ में वो छौंक लगाते हैं, संविधान लश्कर कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और दलित ये गिन रहे हैं। सर राहुल गांधी कांग्रेस के रिवाइवल के लिए एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं और ये प्लान तभी संभव है सक्सेस होना इसका, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की विरासत की राजनीति यानी अखिलेश यादव खत्म हो, बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान की राजनीति चाहे तेजस्वी हो वो खत्म हो, ममता बनर्जी स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो जानती हैं, इसीलिए राहुल गांधी के एंट्री पर वो वेस्ट बंगाल में लठ लेके खड़ी रहती है कि बेटा इधर मत आना। स्पष्ट है और इसीलिए ये साथ हैं और इसीलिए महागठबंधन का आज ये स्थिति भी राहुल गांधी की वजह से हुई। बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा, एसआईआर के बहाने उन्होंने यात्रा की, दूल्हा खुद बने, स्टेपनी बना दिया तेजस्वी को। तेजस्वी सीधे सीधे ट्रैप में फंसे हैं। और एक एंगल और है सर मुझे बता दीजिए, लेडी श्रीराम की पढ़ी हुई एक क्रिश्चियन लड़की तेजस्वी के साथ मुहा जाती है, मैं बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, इसमें कोई मेरा वो नहीं है, मुहा जाती है, और उसके बाद एक क्रिश्चियन लड़की का आगमन होता है लालू के खानदान में, स्टालिन से उनकी दूर की रिश्तेदारी हो जाती है, ड्राइंग रूम और डाइनिंग टेबल शेयर होता है। एसआईआर के बहाने बिहार में चन्नी से लेके और स्टालिन तक के क्रिप्टो क्रिश्चियंस को उतार दिया जाता है। सर श्रीमती इंदिरा गांधी के परिवार में राजीव गांधी के जरिए सोनिया की एंट्री मुझे याद आती है। एक ये भी बदले हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने अभी दीपावली का क्रिसमस से तुलना किया है और कहा है कि क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए। सर ये एक बड़ा ट्रैप है जो सोनिया कांग्रेस ने बिछाया है और इसमें निश्चित है, ये नियत ही है कि लालू के खानदान की उत्तर प्रदेश में कल नंबर लगेगा, 27 आने दीजिए, उसके ठीक पहले तो बिहार ही दोहराया जाएगा। एक और तेजस्वी आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे जिनका नाम अखिलेश यादव होगा। सर जी बाबा जी, ऐसी स्थिति में तो भाई तेजस्वी जी जो है वो पीछे ही रह जाएंगे, जीतेंगे ही नहीं। और कांग्रेस वाले जो है उनकी तो स्थिति ऐसी लग रही है। ये बात सही है क्या, कांग्रेस ने अपने सारे टिकट बेचे? 100%। मतलब जो 2-4 टिकट जो नहीं बिके हैं उसमें भी उनके सामने बागी खड़े हैं, उनके सामने वीआईपी के कैंडिडेट खड़े हैं, उनके सामने आरजेडी के कैंडिडेट खड़े हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल वो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, उनके सामने जो है आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा है। तो और कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ तो पूरी बगावत है। आज की तारीख में कृष्णा अल्लावरू बिना सुरक्षा के पटना में या बिहार में कहीं दिखाई नहीं दे सकते। और जो है पूरी की पूरी कमांड जो है अभी फिलहाल जो है वो पप्पू यादव ने अपने हाथ में ले रखी है। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ है सर, वो इन्होंने सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया मुकेश सहनी का। तो ऐसा चर्चा है कि मुकेश सहनी की बात हो गई है बीजेपी हाईकमांड से, सो कॉल्ड बीजेपी हाईकमांड, या आप यूं कह लीजिए कि अमित शाह जी से, और उन्होंने कहा कि पहले तुम इनको निपटाओ, आगे तुम्हारा चिंता मत करो, और पता नहीं क्या क्या उनसे वो प्रॉमिस कर लिया गया। अब ये सब हालांकि पब्लिक डोमेन में आने वाली बातें नहीं है, पर जो बिहार में चर्चा है मैं आपको वो बता रहा हूं। और मुकेश सहनी का पूरा वोट बैंक जो है इस वक्त बहुत खफा है अखिलेश यादव, सॉरी इनसे, तेजस्वी यादव से। कहता है कि इनको हम सबक सिखाएंगे कि हमें
कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं थी, इस आदमी ने हमको धोखा दिया है। अच्छा, जब बीजेपी से इनकी बात चल रही थी और बीजेपी इनको बहुत सम्मानजनक ऑफर दे रही थी, तब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्हें पता नहीं इनकी क्या गणित रही होगी, क्या कैलकुलेशन रही होगी। अब बीजेपी तो 4 से ही दे रही थी ना, इनको चाहिए थे 60 और 40 और 30। नहीं सर, बीजेपी इनको 10-12 सीट दे देती भाई। 6-6 सीट तो हम और उनको दे दी है, क्या नाम अपने कुशवाहा जी को। तो इनको सर 8-10 सीट बीजेपी दे देती बड़े आराम से, पर ये जो भी इनकी कैलकुलेशन रही होगी। और सबसे बड़ा धोखा इस पूरे चुनाव में, सबसे बड़ा धोखा यदि किसी के साथ हुआ है तो वो सहनी जी के साथ हुआ है। और सहनी जी का वोट बैंक सर इस वक्त मैं कहूं कि यादवों के बाद पैन इंडिया, स्पेशली काउ बेल्ट में जो सबसे बड़ी बेल्ट है वो निषाद वोट बैंक है, और बहुत पॉलिटिकली जागरूक और बड़ा यूनाइटेड है। तो इनको मैंने देखा। अच्छा, इनका विस्तार जो है ना सर, जहां भी नदियां हैं, जहां भी वाटर बॉडीज हैं, उसके इर्द गिर्द इनकी बहुत जबरदस्त पॉपुलेशन है। और इनकी 12-14 सब कास्ट हैं 18 और सारे 18 से 21 यूनाइटेड हैं। 18 से 21 बाबा जी। और एक चीज और, परंपरागत रूप से ये भाजपा के नजदीक रहे हैं अटल आडवाणी जी के समय से ही, क्योंकि वो निषाद और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वाला जो एक वो लिंक है, इसकी वजह से ये ज्यादातर हमेशा भाजपा के माइंडसेट के रहे हैं जी। अगर इनके अपने व्यक्ति को किसी अन्य पार्टी से टिकट मिल जाए तो ये बेशक उसको दे दें, परंतु अदरवाइज ये मोर और लेस बीजेपी सपोर्टर्स रहे। इनके लीडर्स जो हैं बड़े हार्ड बार्गेन करते हैं, चाहे फिर वो यूपी में संजय निषाद हो, चाहे सहनी जी हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर सबसे बड़ा तीसरा, जो सबसे बड़ा बिहारियों के साथ धोखा किया है प्रशांत किशोर ने। सर इस आदमी ने इतना बड़ा तंबू ताना, इतना सब कुछ किया, और मतलब अपने तो भागा सारे टिकट बेच के भाग गया, और सीधे सीधे अब जो है ये वापस ठेका ले रहा है जिताने का और हरवाने का। और सर बात यह है कि बिहार जैसे आज की तारीख में अगर टोटल पॉलिटिकल पार्टियां मैं गिन लूंगा तो इतनी पॉलिटिकल पार्टियां तो देश के किसी हिस्से में नहीं है जितनी बिहार में है। 10-12 पॉलिटिकल पार्टियां होंगी टोटल। और सर उसमें 5% वोट अगर सचमुच कोई आदमी इधर से उधर कर दे, मैं तो कहता हूं 2 से 3% भी कर दे, तो चुनाव हरवा देगा, जितवा देगा। तो पीके ने तो सर वो सुपारी ले रखी है, और वो आदमी वाकई एक डिसरप्शन का काम तो इस चुनाव में करेगा। अब देखना यह है कि वो किसको कितना नुकसान पहुंचाता है। पर मेरा ये मानना है कि तेजस्वी को डुबोने में एक बहुत बड़ा रोल पीके भी अदा करने जा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी को सर डुबाया, तेजस्वी ने खुद को डुबाया सर। इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को मंच देना, राहुल गांधी की उस यात्रा में थोड़ी बहुत भीड़ जुटा के उसको आंशिक रूप से सफल करना, और इन्होंने खुद एक भस्मासुर पैदा किया। और अंत में आप जब देख लीजिएगा, जिस दिन 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, मैं बता रहा हूं ऐतिहासिक लो महागठबंधन का इस बार आएगा। मैं तो अपनी संख्या को और ज्यादा रिपीट मैं वो करता जा रहा हूं, वो कि मुझे तो लग रहा है कि अब आज की तारीख में महागठबंधन 60 का फिगर टच करता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बिलो 60। हालांकि अभी 3 दिन और रुकिए, जरा पिक्चर और क्लियर होने दीजिए। जब सभी नाम वापसी हो जाएगी तो आज की तारीख में मैं गठबंधन को 60 के नीचे आंक रहा हूं जी। अवनीश जी, एक नई पार्टी भी बनी है, MIM प्लस आजाद समाज पार्टी ऑफ मिस्टर रावण प्लस स्वामी प्रसाद मौर्य।
तो नई पार्टी के बनाने का तर्क क्या है? और संभावनाएं तो खैर सभी जानते हैं, एमआईएम के अलावा तो और किसी की है भी नहीं। कुछ इस पे बताएंगे? सर आप प्रशासनिक बैकग्राउंड से आते हैं। सर एक आईएएस अगर डीएम काडर के हों तो वो कोई छोटा सा भी जिला हो वहां के डीएम बनना चाहते हैं। वो सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ये बन के नहीं बैठना चाहते, क्योंकि मैंने वो भी दौर सेक्रेटरी तो देखा है ठीक कि है, नहीं सेक्रेटरी से कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी, के पास स्पेशल सेक्रेटरी ज्वाइंट नहीं बन सेक्रेटरी, के बैठ स्पेशल सेक्रेटरी। ये बन के नहीं बैठना चाहते, क्योंकि मैंने वो भी दौर देखा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जब उसके कॉरिडोर में प्लाईवुड के पार्टीशन में स्पेशल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी वो बैठा करते थे, कमरा भी नहीं मिलता। हाँ, तो एक उत्तर आईएएस का प्रदेश में था। हमेशा होता है कि ये भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो एक आईएएस हमेशा ये सोचता है भैया हमको छोटा सा जिला दे दो, लेकिन हम डीएम रहेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के राजा रहेंगे, लोक सेवक तो खैर रहेंगे ही। सर यही स्थिति है। चंद्रशेखर जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? एक पार्टी, उस पार्टी के अकेले सांसद या विधायक, और अध्यक्ष जी जीवन भर कहलाते रहे और मरने तक अध्यक्ष जी ही रहे। यही हाल एक माफिया उर्फ नेता कह लीजिए हरशंकर तिवारी का था। कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस तिवारी बना के घूमते थे, खुद ही अध्यक्ष, खुद ही मंत्री, खुद ही विधायक। तो सर ये बार्गेनिंग पावर बढ़ाना है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक बैनर टांग लिया, एक दुकान, जैसे नहीं होता है कि ठग्गू भाई के लड्डू की दुकान, तो आपने देखा होगा सर, अलग अलग हो जाता है। ठग्गू भाई के असली लड्डू की दुकान, न्यू ठग्गू भाई के असली लड्डू की दुकान, ठग्गू भाई के बिल्कुल सही वाले बेटे के लड्डू की दुकान। तो ये उसी तरह की चीजें सर, बार्गेनिंग पावर बढ़ाने का कवायद है। क्योंकि सर कुछ फंड मिल जाते हैं, कुछ टिकट्स मिल जाते हैं, कुछ एक बैठ के भैया हमारी भी दुकान है, आओ बात करो। बाबा जी ने अभी, मैं जरा बिहार पे आ जाऊं, प्रशांत किशोर के बारे में जो बाबा जी आपने कहा ना, प्रशांत किशोर के पास अभी कोई ऐसा तैयार वोट बैंक नहीं है जिसको वो हाँक देंगे जहां वहां चला जाएगा या शिफ्ट करा लेंगे। अभी वो स्थिति प्रशांत किशोर के पार्टी की बिहार में नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि वो किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में कम से कम अब नहीं है, जो उन्होंने कांड किए हैं। बड़ा शामियाना, रंगीन हरा और पीला तानने के बाद जो उन्होंने कांड किया है बेचने का और तमाम तरीके का, फिर पलायन का, तो जो एक ऐसा वर्ग है जिसमें नौजवान भी कुछ शामिल थे, कुछ शुद्धतावादी लोग भी, हालांकि मैं उनको पाखंडी शुद्धतावादी कहता हूं कि नई नई राजनीति पर हम चलेंगे, नई राजनीति की बयार आई है। वो थोड़े बहुत लोग थे जो मोटिवेट हुए जरूर थे, लेकिन प्रशांत किशोर के पास ऐसा कोई कमिटेड वोट बैंक नहीं अभी तैयार हो पाया था। वो पक रहा था धीरे धीरे, उसी बीच में मटका फूट गया या फोड़ दिया खुद प्रशांत ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लोग आम इसके प्रशांत के पीछे जा रहे थे, वो अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिना किसी उसके आवरण, पर्दा हट गया है। अब उनके अंदर एक कंफ्यूजन रहेगा, और कंफ्यूजन होने के बाद जो स्थिति मैं देख रहा हूं वो ये है कि शामे गम जब बिखर गई होगी, जाने किस किस के घर गई होगी। तो वो थोड़े बहुत आरजेडी के पास चले जाएंगे, थोड़ा बहुत कांग्रेस के पास चले आएंगे। मुझे तो यही स्थिति दिखाई दे रही है। मुझे लगता है बाबा जी, स्क्रीन पर मुझे ही कोई दिक्कत हो रही है या आपको भी दिक्कत हो रही है? जी, तो मुझे तो सर यही स्थिति दिखाई दे रही है कुल मिला के, कि प्रशांत किशोर के लोग, वो होता ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी किसी के पीछे मत आओ, बाकी अपना जुगाड़ देख लो, तो वो वापस छिटक जाएंगे। और मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि तेजस्वी की अपनी गलती से ज्यादा मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी के ट्रैप में न सिर्फ तेजस्वी फंसे हैं, बल्कि खुद सबसे बड़े राजनीति के अजगर लालू प्रसाद यादव को भी उम्र के इस पड़ाव में यह भान नहीं होगा कि वो भी कांग्रेस के ट्रैप में फंसे हैं। और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस न खुद वहां खड़ी है और न इनको खड़ा होने दिया। वो बाबा जी कहते नहीं कि खेलब न खेलब खेलवे बिगाड़े दे, भोजपुरी में कहावत है। तो मुझे अब भी यही स्थिति लग रही है। एक इंटरेस्टेड चीज होगी सर देखना कि ओवैसी इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ओवैसी ने इस बार बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन दिया है। कई जगह हिंदू और राजपूत वगैरह
और कई प्रोमिनेंट नाम, पता चला ये एनडीए से जुड़े हुए एक आदमी के एक विधायक के भाई को ही टिकट दे दिया। तो ओवैसी को भी देखना इंटरेस्टेड रहेगा। बाकी सहनी जी का तो वाकई जो हाल हुआ, और एक चीज बताऊं सर, सहनी के वोट बैंक का निषादों की 20-21 जातियां हैं, उपजातियां मिला के। अगर उनका दिल टूटा तो वो परंपरागत रूप से भाजपा के हैं। और अगर बाबा जी जो कह रहे हैं, मैं चूंकि इसको फॉलो नहीं किया हूं, अगर बिहार में इस तरह की बात चल रही है कि सहनी की बात हुई है बीजेपी से या हो रही है एनडीए से, तो फिर उनका राज्यसभा की बात मैंने साहनी हाँ। साहनी जी हैव बीन प्रॉमिस्ड 1 राज्यसभा सीट। हाँ तो ठीक है सर। तो सहनी जी हाँ। देखिए, सहनी जी कम से लेन देन कम वाले पॉलिटिशियन हैं। भाजपा तो भाजपा के पास ये स्कोप है कि वो ऑफर कर सकती है। कांग्रेस के पास तो बेचारी के पास स्कोप ही नहीं है। हाँ नहीं है, हाँ, और ये ऑफर कर देंगे। और एक चीज और सर, साहनी जी लेन देन वाले पॉलिटिशियन है, और लेन देन वाले होता ना चटपट मंगनी पट ब्याह, एक हाथ दो एक हाथ लो। तो और प्रशांत किशोर के बनस्पत सहनी के पास वो वोट बैंक है, मायावती की तरह बिल्कुल कमिटेड वोट बैंक है कि जिधर वो हाँक देंगे उधर रातों रात वो जाके उंगली दबा देगी। जी जी बाबा जी, आप कह रहे थे कुछ। सर एमएम का बड़ा क्लियर सा फंडा है, जहां पे एक तो उन्होंने जो उनके जो 5 जीते थे उसमें से 4 चले गए थे, उन 4 में से शायद 3 का टिकट काट दिया है ओवैसी जी ने, 1 को टिकट दिया है, और बाकी उन्होंने 24 कुल उतारे हैं। 24 में से 20 जो है वो मुस्लिम बहुल सीटों पे हैं, और 24 के आसपास ही उतारे हैं तेज प्रताप यादव जी ने। उसमें से 10-12 ऐसे हैं जो ठीक ठाक डैमेज कर रहे हैं राजद को। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि कांग्रेस में बगावत की जो स्थिति है, और कांग्रेस वोट काटने पे उतारू है तेजस्वी का, और इस पूरे चुनाव में सबसे बड़े लूजर जो होने जा रहे हैं वो तेजस्वी यादव हैं। और दूसरी एक बात है सर कि इसमें कोई शंका नहीं है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के इस चुनाव में उभरेगी। वहां पे तो यहां तक बात चली है कि असल में जो है बीजेपी 142 या 143 सीटों पे लड़ रही है, और नीतीश बाबू सिर्फ 101 सीट पे लड़ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो 29 सीट उनकी है चिराग की, और जो 12 सीट हम और रालोसपा वाली, जो रालोसपा का नाम कुछ नया पड़ गया है उपेंद्र कुशवाहा की, वो सब असल में बीजेपी की ही सीटें हैं। तो बीजेपी जो है 142-43 पे लड़ रही है, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहने जा रहा है। और बीजेपी और अपने बल पे जो है ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि बीजेपी अपने ही अकेले के बल पे सरकार बनाने की स्थिति आ जाए। वही स्थिति हो सकती है जो महाराष्ट्र में हुई थी। और मुझे लगता है कि नीतीश बाबू ने भी मेंटली इस चीज को स्वीकार कर लिया है। और एक चीज और मैंने महसूस की है कि लालू जी को मुझे लगता है सर कुछ डिमेंशिया, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि ये राजद वाले लालू की असली मेडिकल जो स्थिति है उसको इन्होंने क्लियर नहीं किया है पब्लिक में, उनको सिर्फ डमी बना के बैठाया गया है। पर सच यह है कि वो कुछ भी समझने, बोलने, कॉम्प्रिहेंड करने या आज की तारीख में सुझाव देने की स्थिति में नहीं है। लालू इतने अशक्त हो चुके हैं मेडिकली, इस बात को तेजस्वी ने पब्लिक को जताया नहीं है। उनको, उनकी मजबूरी है कि उनको पब्लिक डोमेन में रखना। उनकी वीडियोज आ रही हैं, पर जिस तरीके से लोग उनसे जब मिलने जाते हैं, उनको विश करते हैं, और वो बिल्कुल भी न पहचानते हैं किसी को, न जवाब देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए,
लालू की बड़ी एरोगेंट तस्वीर इस वक्त मार्केट में चल रही है कि लालू इतने एरोगेंट है कि उनसे कोई मिलने आ जाता है तो उसकी तरफ आंख उठा के देखते तक नहीं है उसको। बिल्कुल है ना। बिल्कुल, इसके भाई किसी नेता की इतनी एरोगेंट तस्वीर कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाना नहीं चाहती लोगों को, और वो पर भी इसके बावजूद लालू आरजेडी एक्टिंग दिखा के लिए रही जाने है। जाते रहे। हाँ हाँ, वो एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो आरजेडी इसके बावजूद वो सारी तस्वीरें दिखा रही है पब्लिक को। असल में वो डिमेंशिया के पूरी तरह चपेट में है, जैसे अडवाणी जी की स्थिति नहीं हो गई थी। वो न तो किसी को पहचानते थे, न भूल जाते थे बात करते करते क्या बोल रहे हैं। तो लालू की स्थिति हो चुकी है, इसीलिए तेजस्वी गच्चा खाए हैं। जगदा बाबू से बाबा जी कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार जी और लालू जी का आपस में डेटा ट्रांसफर हो गया? क्योंकि नीतीश कुमार जी तो बिल्कुल उनके बारे में था कि वो गड़बड़ा गए हैं और नीतीश बाबू एकदम टाइट नजर आ रहे हैं। अभी कुछ महीने में कुछ अभी तो कहीं उल्टा ऐसा ना हो, डेटा ट्रांसफर ना हो गया हो लालू जी का। मुझे 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 एक बात नहीं समझ आई कि हाउ कैन तेजस्वी बी सो इमेच्योर अ पॉलिटिशियन कि वो राहुल जैसे आदमी के सेकंड इन कमांड बनने को तैयार हो गए। मुझे भी ये अजीब सा इसलिए लगता है क्योंकि यदि आप देखें जो पिछला चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव में सभी ने तारीफ की थी तेजस्वी की पॉलिटिकल मैच्योरिटी की। बिल्कुल। इस बार उसका ठीक उल्टा दिख रहा है। और मुझे तो विधानसभा एक ही में फैक्टर स्पीच दिखता है कि साहब कि वो संजय यादव फैक्टर के अलावा और तो कुछ बदला नहीं है। पिछली बार तो लालू जी जो थे वो पूरी सक्रिय सलाहकार की स्थिति में थे। पता नहीं क्यों मुझे सर उसमें कंसीडर करिए, ये जो वेटिकन वाला प्रभाव है ना, इस प्रभाव ने भी उनको किसी दूसरी जगह पहुंचाया है। और वो एक बड़े प्लान, इंटरनेशनल प्लान और इस तरह का भव्य भव्य प्लान, कई बार होता ना शादी के बाद जो है वो घर वालों को सर अपने ही बच्चों से शिकायत होती है, याद कीजिएगा, लोग ताना मारते हैं बाबा जी ये लड़कवा बदल गया जब से बहुरिया आई है। मेरी एक ऑब्जर्वेशन और है, मुझे लगता है कि यादव वोट में भी कुछ क्षरण हुआ है ज्यादा। यादव वोट का क्षरण हम लोगों को नहीं दिख रहा है इतना, पर तेजस्वी को पता लग गया होगा, क्योंकि जो तेजस्वी के पास फीडबैक आया होगा ना कि यादव वोट भी खिसका है। एक चीज बाबा हम लोग मिस कर रहे हैं, बाबा जी एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, ओसामा फैक्टर, तेजाबी पुत्र ओसामा का फैक्टर। ओसामा को टिकट दिए जाने से न सिर्फ जंगल राज अपने आप बहुत साइलेंटली से लोगों को याद आ गया है, बल्कि 2014 के बाद जो भारत में एक दूसरे सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स का उभार हुआ है, जिसमें हिंदू जागरण, सनातनी चेतना थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन इस वक्त में ओसामा को प्रमोट करना, शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाना, और कल मेरे पास एक बाइट आई थी जिसमें आरजेडी का एक मतलब चिकना चुपड़ा और सो कॉल्ड एलीट, या आप कह सकते हैं कि वो खान मार्केट टाइप का दिखाई देने वाला प्रवक्ता, उसने सावरकर और शहाबुद्दीन की तुलना कर डाली। तो ये लोगों को बहुत तेज याद आया है, और बिहार में भी वो सेंटिमेंट, क्योंकि एक चीज हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, लोकसभा चुनाव चाहे पिछला वाला रहा हो जो जिसमें यूपी बहुत ढंग से गड़बड़ाया है नरेंद्र मोदी को सीट देते हुए, लेकिन बिहार ने नहीं ये काम किया। 19 में भी बिहार ने काम ये नहीं किया। तो ये तो पता लगता है कि एक राष्ट्रवादी राजनीति का एक टेस्ट है बिहार में। विधानसभा में चूंकि मामले लोकल हो जाते हैं, टिपिकल हो जाते हैं, ऐसे में ओसामा फैक्टर उसने लोगों को और सचेत कर दिया है। और बाकी महागठबंधन की बिखरी राजनीति और पलीता जिस तरीके से राहुल ने लगाया है अंत तक, वरना सर सीट एडजस्टमेंट हो जाता। एक तरफ आप CWC की मीटिंग पहली बार बिहार में कर डाल रहे हो, दूसरी तरफ आप ओवैसी को बाहर कर रहे हो, गठबंधन को शेप नहीं लेने दे रहे हो, यात्रा में अलग कर रहे हो। जिस समय तुमको बिहार में रहना चाहिए, जब बिहार में नहीं रहना चाहिए था तो बिहार में हो, जब बिहार में रहना चाहिए तो तुम गायब हो। और सर पिछले करीब 70, 78, 72 घंटे से आप जरा एक्स का माहौल देखिए, कांग्रेस का इकोसिस्टम ऐसा माहौल बना रहा है जैसे
लोकसभा इलेक्शन चल रहा हो और 2-3 चरण बीत गए हो वोटिंग के, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, यार बंदे में दम है, राहुल की फोटो लगा के ये पीएम हो तो कैसा रहेगा, दर्जनों ऐसे पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो सर ओसामा फैक्टर भी बाबा जी हम लोग मिस कर रहे हैं, वहां पर उसने सचेत किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन एक सचेत कर दिया है, जैसे वोटर को बांध दिया है कि अरे बाप रे ये देखो, नहीं नहीं, मुझे एक शहाबुद्दीन बात तो बताइए, निपटा मुझे एक लेकिन बात अब ओसामा को भी ये प्रमोट कर रहे हैं। भाई, भाजपा हमेशा से जंगल राज की याद दिलाती रही है, हमेशा चुनाव से पहले, और आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टियां ओसामा जैसे लोगों को टिकट देने से बचेंगी, क्योंकि वो खामखा पुरानी चीजों को याद नहीं कराना चाहती। हाँ। आखिर ओसामा को टिकट देना और शहाबुद्दीन जिन अमर रहे वाला जो नारा लगाया था तेजस्वी, नारा लगा। उसकी क्या मजबूरी थी? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कांग्रेस से खींचतान, अरे कांग्रेस राहुल गांधी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास ले जाना चाह रहे हैं, ये हम बैठ के यहाँ समझ रहे हैं, वैसे वो नहीं समझ रहे हैं तेजस्वी, यहाँ अखिलेश समझे बैठे हैं। तो ये जो मुस्लिमों को कांग्रेस के पास जाने से रोकने का चक्कर है, और बिना मुस्लिमों के अपने पास आए कांग्रेस की मजबूती नहीं होगी। क्या बिहार, क्या और राहुल गांधी के लिए बिहार का चुनाव कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो राहुल गांधी 2047 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? कर ही सर, रहे हैं वो- सर, जो आदमी अभी नहीं, तक नहीं, लॉन्च नहीं हो राहुल पाया गांधी इस का- उम्र में, तो वो तो किसी भी साल सर, के चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। राहुल गांधी का तात्कालिक एजेंडा अखिलेश और तेजस्वी बर्बाद करना है, को खत्म मुसलमानों को करने अपने पास लाना है। यस, ये उस पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यूपी और- बिहार का चुनाव कोई मैटर नहीं करता। अच्छा सर, ये कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा, यूपी आइए, आप यूपी आइए। अखिलेश को, अच्छा अखिलेश ने जो पिछले 3 दिनों में जो ब्लंडर किया, इन्होंने जो बोल दिया कि साहब हर साल दिए जलाने का क्या मतलब है, ईसाइयों से सीखो, झालर जलाओ, और क्या जरूरत है दिए जलाने की। फिर उनको किसी ने समझाया कि अरे क्या बोल दिए हो, कुम्हार बिरादरी इतना नाराज हो जाएगी कि, और जानते नहीं हो कुम्हार बिरादरी कितनी बड़ी। अच्छा एक बात बताऊं सर, कुम्हारों की लॉबी यूपी में तो जो है सो है सर, हरियाणा और पंजाब में बहुत स्ट्रांग लॉबी है। आपको बताऊं, एक वो बैयापुरिया लड़का है, वो इंस्टाग्रामर है, उसका नाम ले दिया मोदी जी ने अपने मन की बात में, वो रातों रात स्टार बन गया, वो है प्रजापति। उसके बाद क्या किया कि नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में जो ये कुम्हार बिरादरी को मिट्टी की हमेशा समस्या रहती है, क्योंकि एक विशेष मिट्टी से ही बर्तन बनते हैं, तो जिस इलाके में, जिन गांवों में वो मिट्टी मिलती है ना, जिन खेतों में, वो पट्टे कर दिए, परमानेंट पट्टे कर दिए प्रजापति बिरादरी के नाम। ये एक बहुत बड़ा क्या नाम माना गया स्टेप। और जो प्रजापति है वो पंजाब में भी और हरियाणा में भी बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। तो जब अखिलेश ने ये बोल दिया कि क्या जरूरत है दिए खरीदने की, तो किसी ने समझाया कि अरे क्या बोल दिए हो, तो अगले दिन जो है बयान दोहराए कि नहीं, सरकार को जो है करोड़ों रुपए के दिए खरीद के अपने गोदामों में रख लेने चाहिए कुम्हारों को खुश करने के लिए। पर तो नहीं बोले हमारी सरकार आएगी तो नहीं, ये बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम करोड़ों रुपए के दिए सीधे परचेज करेंगे कुम्हारों से, हाँ ये कह दिए। पर सर अब हमारे जैसे लोगों ने तो बोला, अच्छा बेटा अब तुम हमको सिखाओगे कि ईसाइयों की तरह हम दिवाली मनाएं, क्रिसमस मनाएं, दिवाली ना मनाएं, अब झालरोत्सव होगा, दीपोत्सव नहीं होगा। अब सर ये तो, अब मुझे बताइए, अखिलेश की इमेच्योरिटी इससे बड़ी क्या होगी सर, कि दीपावली पे तुम हमको ईसाई और क्रिसमस की याद दिला रहे हो और हमको बोल रहे हो कि दिवाली ऐसे नहीं ऐसे मनाओ। अब आप बताइए सर क्या होगा थोड़ा इनका? बहुत फिर ये काम- कहेंगे वोट चोरी हो गया, फिर ये कहेंगे वोट चोरी हो गया। मतलब अखिलेश के बराबर का कहें या उससे थोड़ा कम कहें, वो थोड़ा बहुत काम तो हमारे इंद्रेश कुमार जी भी कर लेते हैं। भगा दिए गए, इसीलिए बहुत कायदे से भगाया सो, सर एक बात, बहुत कायदे से भगा। इंद्रेश कुमार जी कल निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में बत्ती दिवाली मनाने बत्ती बुझा दिया सबों ने।
सब दिया हुआ आरती की थाली छीन के बत्ती बुझा दिया, कहा निकल लो यहाँ से। नहीं पता नहीं क्या सर, मतलब चुल्लू मची रहती है इन लोगों को बिला वजह। हैं, वो पूछ नहीं रहा है, दरवाजे पहुंच जा रहे हैं जयमाल लेके बिना मतलब फालतू। यही सब काम है। मतलब अखिलेश टाइप ही चुल है ये, कि दिवाली कुछ पे है क्रिसमस ना, को कंपेयर चुल कर मची दिया। रहती है, बीजेपी को मची रहती है आजकल। वो दिलीप मंडल को छेड़ छोड़ रखा है इन्होंने बीजेपी के वोटर्स को इरिटेट करने के लिए। मेरे को तो ब्लॉक कर दिया उसने। सर एक पॉडकास्ट के वो रेट अच्छा है उसका। वो पूरा पैकेज डील करता है, कहता है आप आइए स्टूडियो भी हमारा, सब कुछ हमारा, रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे, बनवा वगैरह के, एडिट वगैरह करके। ऐसे ऐसे तो लोग पकड़ लिए हैं, अब क्या किया जाए कभी कभी जो है। लेकिन खैर इतना है कि ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं है, और नहीं कांग्रेस अच्छा, में और एक कांग्रेस चीज में और मुझे, आरजेडी में तो हाँ, जो उनके मुखिया हैं राहुल गांधी, तेजस्वी, वो स्वयं उसी रोग से ग्रसित। हाँ उनके यहाँ तो दूल्हा लोग ही बेमतलब हैं, इधर तो थोड़े बहुत छोटे मोटे बाराती जो लास्ट खेप में आए हैं वो थोड़ा बहुत बहकते हैं। अच्छा एक चीज बाबा जी आपने ध्यान दिया है, मैं समझ नहीं लूंगा, ये जो 40-42% वोट शेयर से 50% का जो टारगेट है बीजेपी वाला, इसमें ये आधा आधा परसेंट को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे ये कुम्हारों वाला आप देख लीजिए, छोटे छोटे वोट। तो मुझे लगता है कि इस पर ये लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, और इधर इनके छोटे नेताओं का बड़बोलापन जो है थोड़ा कम हुआ है, वरना बीच बीच में ये लोग करते थे। तो बीजेपी में कुछ सुधार लग रहा है, और मुझे यूपी में तो सुधार लग रहा है, ये जो झटका उनको मिला है लोकसभा चुनाव में, तो उसके बाद से। और बाकी बाबा जी जो हैं यहाँ पर शाब्दिक बदतमीजी नहीं करने देते कम से कम किसी को भी, उनसे हड़के रहते हैं सब, चाहे वो पार्टी के हों, चाहे विधायक हो, चाहे कारपोरेटर हो, चाहे ग्राम प्रधान हो। पप्पू यादव का एक चल रहा है सामने वीडियो एएनआई का। पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं है। मैं कांग्रेस को बार बार कह रहा हूं, पप्पू यादव का स्टेटमेंट है, मैं कांग्रेस को बार बार कह रहा हूं गठबंधन से हट जाइए। सर इस आदमी के ऊपर आचार संहिता का केस क्यों नहीं चल रहा है? खुलेआम नोट बांट रहा है, मुझे समझ में नहीं आया सर। इतने वीडियो हैं, एक तो 50 नोट गिन के एक नोट थमाता है किसी महिला को, कभी खुली गाड़ी में से नोट बांट रहा है। इलेक्शन कमीशन, मतलब आचार संहिता तो है ना सर, वो तो टेक्निकली आप बेहतर समझेंगे। और क्या सबूत चाहिए होता है वोट फॉर नो, कैश फॉर वोट का? ये नहीं समझ में आ रहा सर। कोई शिकायत भी नहीं कर रहा है। मान लीजिए स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ये भाजपाई वाले लोग या ये लोग शिकायत क्यों नहीं कर रहे उस आदमी की? वो ये थोड़ा सा इसमें एक अजीब लग डाउट रहा है मुझे कि कई पुरानी वीडियोस ना हो, पुरानी वीडियोस हो अच्छा। सकती, क्योंकि सर हाँ आजकल ये जब से ये सोशल मीडिया वाला कल्चर आया तो उसमें दो चीजें सबसे पहले चेक करनी चाहिए। एआई तो नहीं है, सबसे पहले ये चेक कीजिए, सबसे पहले कि एआई ना हो और पुराना ना हो। ये तो मोदी जी ने भी कहा, एआई के खतरे को तो मोदी जी ने भी कह दिया था, जब वो बाद में उनका डांडिया वाला वीडियो आ ही गया था नाचते हुए। मैं तो एक आध घंटे में समझता रहा असली वीडियो। मैंने कहा मोदी जी यहाँ कर सकते हैं। मोदी जी ने इस खतरे को बोला था कि एआई जो है वो खतरनाक है। अरे वो सही जो वो क्या नाम, सैनिटरी नैपकिंस पे जो फोटो छाप दिया, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि सचमुच छाप दिया है क्या, बाद में पता लगा रहे नहीं यार फोटो छाप में आई है। वो तो कुछ गजब ही था। सही। बड़े मजे आ रहे हैं इस समय बिहार के चुनाव में। अरे सर कोरोना का नया वेरिएंट नहीं देखा आपने? टिकट नहीं मिला तो वो जमीन पर लौट रहा था, एक ने कुर्ता उर्ता फाड़ लिया, कुर्ता फाड़ के जमीन पे। कह रहा साहब संजय यादव 2,70,00,000 70 लाख। ज्यादा नहीं हो गया? एक भाई साहब तो, हाँ नहीं सर, ये आप नहीं सर, कुछ ज्यादा वादा नहीं है, हो जाता है सर, बहुत पैसा है इन नहीं तो लोगों के कमाई भी पास। नहीं होती होगी, कहाँ से कमाएंगे इतना? अरे सर एक तबके में तो ये भी चलन है, भूतपूर्व लोकसभा प्रत्याशी, भूतपूर्व विधानसभा प्रत्याशी ये पैड छपा के रखते हैं सब। तो राजनीति का कीड़ा सर जो है ना, आप बहन जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहन जी की कितनी सीटें हैं, लेकिन बहन जी का आज भी एमआरपी पे टिकट बिकता है, ऐसी बात नहीं है सर।
बिल्कुल बिकता है। तो रेट अच्छा। है। हाँ जी जी, रेट है सर, बिल्कुल रेट है। एक साहब तो वो कफन उफन ओढ़ के बैठ गए थे अपनी पत्नी के साथ, धर्मपत्नी के साथ कफन ओढ़ के बैठ गए थे, बोले हम नहीं, जिलाब खा लेंगे। सर, राजनीति में जो ये चलन है ना कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है जिससे पब्लिक सिर्फ नोटिस कर ले, तो सर बात ये है ना कि बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में या किसी भी स्टेट में 10 करोड़ रुपया खर्च करके राजनीति में की पहली सीढ़ी चढ़ ली जाए, ये कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है। 2 से 3 करोड़ रुपए में टिकट मिल जाता है किसी भी नेशनल पार्टी का, बसपा जैसी या कांग्रेस जैसी पार्टी का बिहार में या यूपी में 2 से 3-4 करोड़ में टिकट मिल जाएगा, और 2-4 करोड़ रुपए खर्च देगा आदमी, कम से कम उस विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा में नोटिस में आ जाता है। और 10 नेता करोड़ बन रुपए, एक जाता बार है। बताइए, एक मिनट अवनीश जी बताइए, एक नए नव धनाढ्य के लिए है सर, आजकल तो ऐसे ऐसे बिजनेसमैन एक साल में 10-20 करोड़ रुपए कमा के रख देते हैं। एक दांव हाथ लग जाए माइनिंग में, ठेकेदारी में, हाँ और हाँ, दुनिया भर के काम है। कर लेते हैं, कर लेते हैं, हाँ? कर लेते हैं तो सर। सर 10 करोड़ रुपया इसीलिए मैं आज कह की रहा हूँ तारीख में, वो 10 करोड़ रुपया बहुत छोटी फिगर हो गई है। वो जो बोल रहा है 2,70,00,000, वो कोई ज्यादा फिगर नहीं है, बिल्कुल वो सही कोई है। बहुत छोटी सी फिगर वाजिब, है आज की तारीख में। वाजिब वाजिब दाम है साहब, वाजिब दाम लगाए। सर हरियाणा में आज, अवनीश जी, हरियाणा में आज की तारीख में प्रधानी लड़ने का बजट 2.5 से 3 करोड़ है, कुछ कुछ गांव में तो 5 करोड़ तक है प्रधानी का हाँ, बजट। अरे ग्राम प्रधानी का बजट इधर उत्तर प्रदेश में भी काफी हो गया है। एक तो मोदी जी हाँ, जो है 40-50 15वां लाख हो वित्त गया है। आयोग, 16वां वित्त आयोग, धकाधक पैसा दिए जा रहे हैं और परफॉर्मेंस बोनस दे रहे हैं। जो अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, मतलब जितना ज्यादा ग्राम प्रधान, उसको उतना ही और ज्यादा बोनस फंड मिल रहा है डेवलपमेंट का। तो बजट बढ़ गया है सर, देश बदल रहा है, इकोनॉमी लंबी हो गई है, देश आर्थिक प्रगति हाँ, कर रहा है। हर हर सेगमेंट में आर्थिक प्रगति हो रही है सर। पर सर एक चीज बता दूं, ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड सेटर बनने जा रहा है। आप क्या यहां ट्रेंड सेट से करेगा ये? देखिएगा, ट्रेंड बदलेगा, और बंगाल का चुनाव और ज्यादा मजेदार होने जा रहा है। ट्रेंड तो सेट कर दिया है एनडीए ने, तो 49% टिकट जो है वो सवर्णों को दे दिया, जी, बताया। ये क्या ट्रेंड है? अब तो ये, अब इस डाटा आने दीजिए, स्टैटिस्टिक्स, तब इस पे बात होगी। तो मतलब प्रोफेसर दिलीप मंडल का वो जो पूरा पूरा ओबीसी करण है, वो हो ही नहीं पा रहा है। सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है सर, ऐसा थोड़ी नहीं। आप क्यों मेरे को तो ब्लॉक इसको कर दिया। शहरों की मैं तो उसको कहता था तू तो बनिया है, फर्जी ओबीसी बना हुआ है। वो कलाल है, कलाल कलवार कुछ है वो तो उसने मेरे को तो कर दिया ब्लॉक। मैं डेली उसकी बैंड बजाता था जम के, तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते थे, तो उसने मुझे तो कर दिया ब्लॉक। सर हमारे मित्र के साथ आप ऐसा व्यवहार किए, मुझे ये यकीन नहीं था। तो आपका मित्र है तो उसको कहिए डिबेट करे हमारे साथ। अम्बेडकर करता रहता है साहब, अम्बेडकर ने संविधान लिखा, अम्बेडकर ने ये नहीं, किया, डिबेट अम्बेडकर बिल्कुल ने वो करेगा सर, डिबेट के पैसे मांगता है। मैं कह तो रहा हूँ, कहिए तो आपको अलग से मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, पॉडकास्ट है उसका रेट। सर वो बताइए, आप छोड़िए संजय सर, वो जयपुर डायलॉग्स में अपने समिट का क्या प्रोग्रेस है, क्या हाल है? हम लोग तो 6 को पहुंच रहे हैं वहां। पहुंचिए, स्वागत है। जी, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। चलिए सर, बड़ी प्रतीक्षा है। तो आइए चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं, बाकी ऑफलाइन चर्चा कर लेंगे। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा जी को और अवनीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।